हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, हम अपनी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं इस समय ठोसों के दोष। ठीक, तो ठोसों के दोष में आज हम पढ़ेंगे जालक दोष, यानी कि लैटिस डिफेक्ट्स। तो जब जालक में कुछ विशिष्ट सूक्ष्मदर्शीय रूप में, देखिए जालक में कुछ विशिष्ट सूक्ष्मदर्शीय रूप में छोटे क्षेत्रों में आवर्ती व्यवस्था विचलित होती है, तो इस प्रकार के दोष को जालक दोष कहा जाता है। ये दोष दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है रेखा दोष, लाइन डिफेक्ट्स, कि जब परमाणविक जालक की आवर्तता, कि जब परमाणविक जालक की आवर्तता क्रिस्टल की कुछ विशिष्ट दिशाओं में विचलित होती है। ठीक, यानी कि विचलित होने का मतलब है इधर उधर हो जाना, तो कुछ विशिष्ट दिशाओं में विचलित होती है, तो इस प्रकार के दोष को रेखा दोष कहा जाता है। दूसरा इसमें समतल दोष, यानी कि प्लेन डिफेक्ट्स। तो जब परमाणविक जालक की आवर्तता, ठीक, जब परमाणविक जालक की आवर्तता जालक के तलों के अनुतदीय विचलित होती है, तो इस प्रकार के दोष को हम समतल दोष कहते हैं। ठीक, यानी कि जब वो किस में होते हैं, जब आवर्तता क्रिस्टल की कुछ विशिष्ट दिशाओं में विचलित हो जाएगी तो रेखा दोष, और जब अनुतलीय विचलित हो जाएगी तो समतल दोष कहलाती है। अगला इसमें प्रश्न पूछ देता है एक नंबर पे कि डोपिंग से आप क्या समझते हैं। डोपिंग तो किसी शुद्ध पदार्थ के, ठीक, किसी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में थोड़ी मात्रा में एक बाह्य पदार्थ को मिलाकर, ठीक, किसी शुद्ध पदार्थ को क्रिस्टल में थोड़ी मात्रा में एक बाह्य पदार्थ को मिलाकर उसमें दोष उत्पन्न करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त दोषयुक्त क्रिस्टल को डोप क्रिस्टल कहा जाता है। ठीक, तो डोपिंग की आवश्यकता पड़ती क्यों है? डोपिंग की आवश्यकता पड़ती है अर्धचालकों को, ठीक, अर्धचालकों में ही डोपिंग किया जाता है। तो दोस्तों, जो डोपिंग होता है ये अर्धचालकों में ही किया जाता है। तो अर्धचालक को क्या करने के लिए, अर्धचालक में हम विद्युत की प्रवाह की, ठीक, गति को बदलने के लिए हम अर्धचालकों में डोपिंग करते हैं। जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक, सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये मुख्यतः दो अर्धचालक जाने जाते हैं। तो इनमें जो डोपिंग कराई जाती है, या हम आर्सेनिक का, ये विस्मत का, लेड का, इन सब इनमें से किसी का भी एक का डोपिंग कराते हैं। डोपिंग मतलब उनमें कुछ मात्रा में मिला देते हैं, जैसे कि इनकी जो ये चालकता है उनमें परिवर्तन हो जाए। ठीक, अब ये डोपिंग करा के हम क्या करते हैं, तो डोपिंग करा के किसी पदार्थ का डोपिंग करा के हम क्या करते हैं, एन टाइप या पी टाइप के डायोड बनाते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो अब आ जाते हैं हम ठोसों के गुण में। ठीक, ठोसों का गुण हमने शुरुआत में ही पहली वीडियो में ही पढ़ा था। ठोसों के कुछ विशेष गुण के बारे में हम जानेंगे। तो वैधुत गुण, ठीक, तो सभी ठोस की विद्युत चालकता एक समान नहीं होती है। तो सभी लोग जानते हैं कि सभी ठोसों की विद्युत चालकता एक समान नहीं होती है। अभी लकड़ी को देख लीजिए तो इसमें विद्युत चालकता होती ही नहीं, लेकिन है तो ये ठोस ही। तो ये अपवाद होते हैं, ये लकड़ी और पत्थर ये ठोसों के अपवाद हैं, ताकि इनमें जो होता है कि विद्युत का एकदम विद्युत के चालक होंगे ही नहीं। ठीक, होते तो लेकिन ठोस ही हैं। तो ये लकड़ी और पत्थर जो हैं अपवाद है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो सभी ठोसों की विद्युत चालकता एक समान नहीं होती। इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? धातु, ठीक, तो धातु की जो चालकता होती है, धातु की जो चालकता होती है 10⁸ देखिए ओम इनवर्स, ठीक, ओम इनवर्स प्रति सेंटीमीटर के क्रम में होती है। ठीक, और इन्हें हम चालक भी कहते हैं, कंडक्टर्स भी कहते हैं। अब विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर, ठीक, तो इंसुलेटर की जो चालकता होती है ये लगभग नगण्य होती है। ठीक, नगण्य, या फिर हम 10⁻12 ओम इनवर्स प्रति सेंटीमीटर के क्रम की ये होती है। जो अर्धचालक हो जाते हैं, तो अर्धचालक की जिन्हें हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, तो इनमें जो होता है कि 10⁻5 से 10�6 ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर के मध्य इनकी होती है, उनकी चालकता होती है। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ देता है हम लोग का एग्जाम में कि धातु अर्धचालक एवं विद्युत रोधी का बैंड सिद्धांत बताइए। ठीक, तो बैंड थियरी ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, ये आपको बीएससी में भी काम आएगा। चलिए पढ़ते हैं पहला इसमें चालक का बैंड थियरी। ठीक, तो चालक कंडक्टर्स, ठीक, इसके लिए हमने फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक, जो एनर्जी है ये बढ़ रही है ऊपर की तरफ, ये इम्पटी बैंड है। ठीक, ये पार्शियली फिल्ड बैंड है। ठीक, तो अब हम करेंगे क्या कि मतलब जिन ठोसों में उच्चतम स्थान गृहीत बैंड या तो आंशिक स्थान गृहीत बैंड होते हैं, अथवा किसी चालक बैंड के साथ अतिव्यापित होते हैं,
तो वे ठोस एक धातु अथवा चालक की तरह व्यवहार करते हैं। इसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा। जो ओवरलैप होता है ना, जैसे अभी हम जो ही विद्युत इसमें प्रवाहित कराएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें जाएंगे, फिर यहाँ से हमारा जो विद्युत का प्रवाह होगा वो होने लगता है। जो चालक बैंड यहाँ पे लिखा गया है, मतलब यहाँ से विद्युत निकलती है, यहाँ से हम अगर विद्युत देते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे बैंड में जाएंगे, यहाँ से फिर आगे फ्लो करते रहेंगे। और यही चीज़ होता है इंसुलेटर्स में नहीं हो पाता है। फिगर देख लीजिएगा। जो चीज़ भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो तुरंत आप लोग कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बना के तुरंत आप लोगों को बता देंगे, या फिर कमेंट में ही समझा देंगे जो चीज़ समझाने लायक होगी। दूसरा हम पढ़ेंगे अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर्स। ठीक, तो जिन ठोसों में प्रत्येक स्थान गृहीत बैंड पूर्ण होता है, ठीक ना, जिन ठोसों में प्रत्येक स्थान गृहीत बैंड पूर्ण होता है लेकिन उच्चतम स्थान गृहीत बैंड के मध्य एक अल्प ऊर्जा अंतराल पाया जाता है। ठीक, मध्य ऊर्जा अंतराल पाया जाता है। ठीक, जिनमें मतलब कोई ऊर्जा और दिया जाए तो पाया जाएगा, तो वे ठोस अर्धचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे कंप्लीटली फील्ड बैंड है ये वाला, यहाँ पे कंडक्शन बैंड है। मतलब अब यहाँ से जब हम कभी विद्युत देते हैं तो ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हैं जंप करते हैं, लेकिन यहाँ से जंप नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ई, ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, ऊर्जा अंतराल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कुछ मात्रा में जब तक ऊर्जा उसे नहीं मिलेगा। ठीक, मतलब अगर ये अर्धचालक है तो जो ही हम विद्युत देंगे तो तुरंत प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन एक सीमा के बाद जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ठीक, तो वही जो डेल्टा ई है वही एनर्जी गैप होती है और इसी कारण ये अर्धचालक होते हैं। अगला पढ़ेंगे हम विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर्स। इन सब के बारे में आप लोगों को फिजिक्स वाली क्लास में बहुत ही ज़्यादा डिटेल पढ़ाया जाएगा। आप लोग बिना टेंशन के इसे पढ़ते रहिए। ये सब तो सिर्फ नोट्स तैयार करने के लिए और आसान भाषा में याद करने के लिए हमने ये छोटा छोटा इसको छाट करके बनाया हुआ है। आप लोगों को इसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे, बोर्ड पे पढ़ाएंगे, तो इसलिए टेंशन फ्री रहिएगा, बस इसे याद कर लीजिएगा। अब विद्युत रोधी इंसुलेटर्स। ठीक, तो जिन ठोसों में प्रत्येक स्थान गृहीत बैंड पूर्ण होता है तथा उच्चतम स्थान गृहीत बैंड एवं अगले चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल काफ़ी अधिक होता है, वे ठोस विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करते हैं। क्योंकि देखिए इसमें जो ऊर्जा स्तर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो अब इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाती कि ये जंप करके फिर कंडक्शन बैंड में जा पाएँ। ठीक, तो इसलिए जो होता है ये विद्युत रोधी, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता नहीं है, इसलिए इन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जो ठोसों का अगला गुण है वो है चुंबकीय गुण। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के आधार पर पदार्थों को निम्न श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, अब चुंबकीय गुण तो सभी लोग जानते हैं, चुंबक जानते हैं NS ध्रुव वाला चुंबक होता है, लेकिन अब उनमें चुंबक में भी कई प्रकार के होते हैं ना, कि कई प्रकार के चुंबक पाए जाते हैं, या फिर जो चुंबकीय गुण होते हैं उन्हें कई श्रेणियों में हम विभाजित किए हैं। पहला है हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा दुर्बल रूप में प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा दुर्बल रूप में प्रतिकर्षित, आकर्षित और प्रतिकर्षित, ध्यान दीजिएगा ये प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा दुर्बल रूप में, दुर्बल माने कम रूप में प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, यानी कि जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल है TiO2, NaCl, बेंजीन आदि। दूसरा है हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक, यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं उन पदार्थों को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों युक्त परमाणुओं अथवा आयनों की उपस्थिति के कारण इनमें अस्थायी चुंबकीय द्विध्रुव पाए जाते हैं। मतलब इनमें अस्थायी चुंबकीय द्विध्रुव क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो इसीलिए इनमें अस्थायी चुंबकीय द्विध्रुव पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं O2, Cu+2, Fe3+ इत्यादि। ठीक, ये सब भी हैं एग्जाम्पल्स, Ti2O3, VO2, CuO इत्यादि बहुत सारे हैं। अब तीसरा हम पढ़ेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, ठीक, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से
आकर्षित किए जाते हैं तथा जो क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी अस्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित किए जाते हैं तथा जो क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी, मतलब क्षेत्र अनुपस्थित होगा तब भी अस्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं आयरन, कोबाल्ट, निकिल, CrO2 इत्यादि। ठीक, अब इसमें नोट करके विशेष करके कि ये नोट कर लीजिएगा आप लोग भी कि लौह चुंबकत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्णों के स्वतः स्फुरित संरेखण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, ये प्रश्न पूछता है कि क्यों ऐसा होता है, तो हम कह देंगे कि लौह चुंबकत्व क्यों उत्पन्न होता है कि लौह चुंबकत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्णों के स्वतः स्फुरित संरेखण के कारण उत्पन्न होता है। तो आशा है वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे वीडियो को। ठीक, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक, ताकि वे लोग भी घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकें। ठीक, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, फेरे चुंबकीय पदार्थ, फिर उसके बाद से उसका डाइलेक्ट्रिक गुण पढ़ेंगे, दाब विद्युत पढ़ेंगे, ताप विद्युत पढ़ेंगे। अब हम लोग का लेसन का ये अंतिम ही चल रहा है।